एवरीवन, पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर आपका सेकेंड चैप्टर वर्ड विचार, जो कि एक कंबाइंड वीडियो था 6, 7, 3 तीनों क्लासेस के लिए। नेक्स्ट वीडियो भी उसी चैप्टर से है और आप तीनों लोगों के क्लासेस का है, तो इसको आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको क्या बताया था उस दिन में, मैं एक बार में बता देती हूँ। मैंने आपको बताया था वर्ड क्या होता है। तो वर्ड जो हम शब्द बोलते हैं, जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, उसको जब हम लिखते हैं वही वर्ड होता है। अर्थात हम कह सकते हैं वर्ड उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड ना हो। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसका कोई खंड नहीं हो सकता। जैसे शब्दों का खंड आपने लिखा कमल, तो इसका तीनों का अलग अलग खंड कर सकते हैं, लेकिन आपने क बोला तो इसका कोई खंड नहीं हो सकता है। तो ये उस भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जो इसका कोई खंड नहीं होता। इसके बाद मैंने आपको स्वर के बारे में बताया था। स्वर क्या होते हैं? अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। उसके बाद आपका आता है अयोगवाह, अंग और अह, जो कि स्वर के बाद और व्यंजन के पहले अंकित किया जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके लिखने की विधि को, जो ध्वनियों को अंकित करने की जो का एक चिन्ह होता है, उसे लिपि कहते हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया था। एक मैंने और आपको बताया था आगत ध्वनि क्या होती है, जो विदेशी शब्दों का हम हिंदी में प्रयोग करने लगे हैं, जैसे डॉक्टर, बॉल, इन सबको लिखने के लिए हमें एक नई ध्वनि की आवश्यकता पड़ी, जिसको ओ और ऊ के बीच का हम समझ सकते हैं, जिसको आ कहते हैं। औ कैसे बोलते हैं, लिखते हैं? इसको अंकित करने के लिए अ लिखते हैं, उसमें आ लिखते हैं, आ के ऊपर चंद्राकार लगता है, और ये आपकी आगत ध्वनि हो जाती है औ। आपको अयोगवाह मैंने बताया था। अयोगवाह में क्या क्या आता है? अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग, ये तीनों मैंने आपको समझा दिया था। अब आपको स्वर में क्या रह गया? स्वरों के भेद। स्वरों के का विभाजन तीन रूप में किया जाता है। पहला होता है हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। अब हर्ष स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष व मूल स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, अ ई उ री। ये 4 मूल स्वर होते हैं आपके, जिन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं दीर्घ स्वर? जैसे मैंने अ कहा तो ये हर्ष स्वर था, आ, इसको उच्चारण करने में ज्यादा समय लग रहा है, तो ये दीर्घ स्वर में आ जाएगा। ई जो होता है ये हर्ष स्वर है, और ई, इसको बड़ी ई भी बोलते हैं, तो ये दीर्घ स्वर होता है। उसी तरह से ऊ का ऊ और ए ऐ ओ और औ, ये चारों भी दीर्घ स्वर होते हैं। अब प्लुत स्वर क्या होता है, इसके बारे में आपको बताती हूँ। प्लुत स्वरों के उच्चारण में हर स्वर के अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। प्रायः या संबोधन करने में, जैसे दूर से किसी को पुकारना है, सुनो, ऐसे बुलाते हैं ना तेजी से, तो उसमें लंबा समय लगता है, तो उसको प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे राम को अगर कोई बुला रहा है, राम ऐसे बोलता है, तो र के आगे जब इसको आप अंकित करेंगे, लिखेंगे, तो इसको, या ओम बोलते हैं तो ओ पे ज़्यादा जोर देते हैं, तो जब इसका समय कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है हर्ष स्वर की अपेक्षा, तो प्लुत स्वर होता है। अब स्वर में आपके क्या बाकी रह गया? मात्राएं। मात्राएं क्या होती हैं? व्यंजनों के साथ जब स्वरों का योग किया जाता है, उनका जोड़ व्यंजनों के साथ हो जाता है। जैसे आपने लिखा कमल, अब आप अगर कमल में ओ जोड़ देंगे तो वो कोमल हो जाएगा, तो वो जोड़ते समय यहाँ वो नहीं लिखना है आपको, इसको मात्रा के रूप में अंकित करते हैं, तो इनका चिन्ह बदल जाता है, तो ये आपकी मात्राएं हो जाती हैं। इसको इस तरह से कहा जा सकते हैं, व्यंजनों के साथ जब स्वरों का योग किया जाता है तो स्वरों के लिए विशेष चिन्हों का प्रयोग होता है। इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। अब मात्रा तो आप पढ़ ही चुके हैं, मात्राएं क्या होती हैं, किस प्रकार किसका। जैसे आ की मात्रा एक खड़ी पाई होती है, ई की मात्रा आप समझते हैं वो व्यंजन से पहले लगता है, बड़ी की मात्रा व्यंजन के बाद लगता है। इसी तरह से आपके पूरी मात्राओं के, पूरे स्वरों के चिन्ह होते हैं जो कि मात्रा रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब आगे आपको व्यंजन के बारे में बताते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग स्थानों को छूकर
बाहर निकलती है। इसी के आधार पर इनका विभाजन भी किया गया है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इसको आप कैसे समझेंगे? जैसे आपने बोला क, अगर आप अ बोलते हैं तो अ ही सुनाई देगा, लेकिन अगर आप क बोलते हैं प्लुत स्वर उसके साथ जुड़ जाएगा क, तो कब निकला ये समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आपके मुख से अ ही सुनाई देगा। तो किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण बिना स्वर की सहयोग के नहीं होता है। तो व्यंजनों के मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? देखिए, आपके स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। क से लेकर म तक सारे स्पर्श व्यंजन में ही आते हैं। देखिए यहाँ देखिए, क वर्ग है, क ख ग घ ङ, च वर्ग में च छ ज ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ़, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। ये 5 वर्ग जो हैं ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण के आधार पर उनका नामकरण किया गया है या नामकरण किया जाता है। जैसे क ख ग घ अंग, इसको क वर्ग बोलते हैं। उसके बाद च छ ज ञ जो है च वर्ग है, फिर ट वर्ग है, फिर त वर्ग है, फिर प वर्ग है। वैसे तो इनका उच्चारण स्थान सबका अलग अलग होता है, लेकिन उच्चारण करते समय मुख के भीतरी भाग के किसी न किसी अंग जैसे तालु, दंत, मूर्धा, जिह्वा कहीं न कहीं से स्पर्श करते हुए ये ध्वनियाँ आती हैं, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इनका उच्चारण जो भी है दंत, जैसे दंतव्य शब्द है, दंतव्य वर्ण है या ओष्ठव्य है, इनका कहीं न कहीं भीतरी भाग से स्पर्श करती हुई वायु निकलती है। मुख के अंदर जो हमारे भीतरी अंग है, दांत है, तालु है, मूर्धा है, कंठ है, इन भीतरी भागों को स्पर्श करती हुई वायु निकलती है, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। अगला है आपका अंतस्थ व्यंजन। ये 4 होते हैं, य, र, ल, व, ये 4 होते हैं। अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ है मध्य में स्थित। तो ये चारों वर्ण जो है ये व्यंजन और स्वर के मध्यवर्ती माने गए हैं। य, र, ल, व, जैसे री होता है, री होता है, और अ, आ, ई ये सब होते हैं। तो इन इसी प्रकार का उच्चारण य और व का कुछ मिलता जुलता होता है, लेकिन ये स्वर में नहीं आते हैं, लेकिन इनको स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती माना गया है, इसीलिए इनको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अब आपका ऊष्म व्यंजन है, ये कौन कौन से हैं? स, श, स, ह, ये 4 जो हैं ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास जो है रगड़ खाकर मुंह के बाहर आती है, तो इससे क्या होता है? ऊष्मा पैदा होती है, ऊष्मा यानी कि गर्मी पैदा होती है, इसीलिए इन वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण का नाम स्थान अनुस्वार के प्रयोग किया जाने लगा है। जैसे पहले हम ङ लिखते थे आधा या पूरा, इया, अड़ा, न, म। अब इन वर्णों के स्थान पे हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, बस ऊपर एक बिंदी लगा। जैसे हम पहले दंत लिखते थे तो आधा न द, आधा न त लिखते थे, अब हम द के ऊपर बिंदी लगा देते हैं, अनुस्वार का प्रयोग कर लेते हैं, तो इनका उच्चारण कंप्लीट हो जाता है। जैसे हम पहले चंचल लिखते थे तो च के बाद आधा इया का प्रयोग होता था, या संजय लिखते थे तो स के बाद आधा इया का प्रयोग होता था। अब इनका प्रयोग बंद हो गया है, अब ऊपर एक बस अनुस्वार का प्रयोग हम कर लेते हैं और इन वर्णों को अंकित कर देते हैं। स्वर यंत्रियों के कंपन के आधार पर भी वर्णों में भेद किया जाता है। जैसे उच्चारण के समय गले में स्थित स्वर यंत्र में कंपन होता है, उस आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं, अघोष, सघोष। अब अघोष क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। इनमें केवल श्वास का उपयोग होता है, कंपन नहीं पैदा होता, सिर्फ सीधी श्वास निकलती है। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, स, ख, स, ये 13 अघोष वर्ण है। अब आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे क वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष है, उसी प्रकार च वर्ग का भी पहला और दूसरा अघोष है, ट वर्ग का भी पहला और दूसरा अघोष है। अब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो 5
वर्ग हैं, इन पांचों का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है। और सघोष कौन से हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रिका से टकरा कर बाहर आती है, बाहर निकलती है और संघर्ष घर्षण पैदा होता है, उसे सघोष वर्ण कहते हैं। सघोष वर्ण में कौन कौन से आते हैं? अ, आ, अ, ई, उ, री, ए, ओ, प्रत्येक व्यंजन। इसके अलावा ये तो पूरे स्वर हो गए, इसके अलावा प्रत्येक व्यंजन वर्ण का तीसरा और चौथा, देखिए पहला और दूसरा मैंने आपको बता दिया, पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। लास्ट वाला पांचवा वर्ण जो होता है वो अनुस्वार के रूप में प्रयोग होता है। और तीसरा और चौथा क्या हो गया? ये सघोष वर्ण में आ जाते हैं। पांचवा वर्ण और इसके दूसरा और चौथा के, तीसरा और चौथे के अलावा य, र, ल, व ये भी सघोष वर्ण में ही आते हैं। इसके उस सब अघोष में क्या था? अघोष में पांचों वर्णों के पहले दूसरे के अलावा पांचों वर्गों के स, श और स ये तीनों वर्ण भी थे। और ये य, र, ल, व ये सघोष में आते हैं। अब आपका तीसरा भेद किस आधार पे होता है? प्राण वायु के आधार पे, मतलब श्वास की कितनी मात्रा है किस वर्ण में, उसके आधार पे कहते हैं। तो प्राण वायु के आधार पे इसका वर्णन होता है। इसी नाते इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है? अल्प प्राण वर्ण या महाप्राण वर्ण। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये अल्प प्राण होते हैं। जैसे क वर्ग का क, ग, अंग, और च वर्ग का च, ज, इया, फिर ट, ड, ड़ और ये त, द, न, अर्थात पहला वर्ण, फिर तीसरा वर्ण और फिर पांचवा वर्ण, ये जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं। इसके अलावा प, ब, म, य, र, ल, व ये सब अल्प प्राण में आते हैं। उसके बाद महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु की मात्रा अधिक होती है वो महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अब महाप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं? जैसे क, ग, अंग, ये तीन आपका अल्प प्राण में निकल गया, तो बचा क्या? ख और घ। तो दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है ये महाप्राण में आते हैं। इसी तरह च वर्ण के छ और झ, और ट वर्ग के ट, ठ और ढ, त वर्ग के थ और ध, फिर प वर्ग के फ और भ। इसके अलावा ढ, श, स, ह ये भी महाप्राण में आते हैं। इनके उच्चारण में भी ज़्यादा प्राणवायु की आवश्यकता होती है। तो अब आपको समझ गया में आ गया होगा कि कितने विभाजन हुए हैं। पहले तो स्पर्श के आधार पर इनका विभाजन होगा, 3 वर्गों में रखा गया है। कहाँ? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, फिर इनको उच्चारण गले में स्थित यंत्र में कंपन के आधार पर अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, फिर मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर कितनी प्राणवायु निकलती है किस अक्षर में, उस आधार पर अल्प प्राण महाप्राण 2 रूपों में हुआ है। ये हो गए आपके व्यंजन का विभाजन। अब आपका एक और व्यंजन का प्रकार होता है संयुक्त व्यंजन। इनका प्रयोग हम करते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्र को, ये जो व्यंजन है इनको स्वतंत्र व्यंजन नहीं मान के इनको संयुक्त व्यंजन माना जाता है। कुछ विद्वानों ने इन्हें भी स्वतंत्र व्यंजन माना है, परंतु रचना के आधार पर इन्हें संयुक्त व्यंजन ही माना जाता है। इन वर्णों की रचना निम्न प्रकार से होती है, जैसे क और षटकोण वाला जो स होता है, इन दोनों को आप अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा? छ बनता है, जिसमें का प्रयोग होता है क्षमा, छत्री, कक्षा। ये लिखते समय हम लोग इस छ का प्रयोग करते हैं। फिर त्र आ गया आपका, त और र के प्रयोग से त्र बनता है। फिर आपका ज्ञा है, ज और य के दोनों को संयुक्त होने से ये बनता है। इसका उच्चारण ज्ञ की भांति, आधा ग और य की भांति होता है, लेकिन इनका इन वर्णों के संयोग से ये बनता है, ज और य के संयोग से बनता है ज्ञा। और श्र है आपका, जैसे हम श्रमिक लिखते हैं, श्रवण लिखते हैं, श्रम लिखते हैं, तो हम इस अक्षर का प्रयोग करते हैं। इसमें स, र और अ का संयुक्त रूप से प्रयोग होता है। इसी प्रकार संयुक्त व्यंजनों का मानक रूप भी देखना चाहिए, जैसे
क त। तो अब आप संयुक्त लिखेंगे तो क और त का प्रयोग करेंगे, या वक्त लिखेंगे, भक्त लिखेंगे तो क त का प्रयोग होता है। तो ये भी एक तरह से संयुक्त व्यंजन माना जाता है। जैसे चिन्ह लिखते समय ह न का, अर्थात दो वर्णों को जब भी हम संयुक्त रूप से लिखते हैं तो वो भी संयुक्त व्यंजन के रूप में, ये मानक रूप में मान लिया गया, इनको अलग से नहीं लिखा जाता है। अब तो हम अगले वर्ण में हलंत लगा के नेक्स्ट वर्ड लिख देते हैं। आधा लिखने का प्रचलन भी खत्म हो गया है, मानक वर्तनी जब से चेंज हो गई है तो आधा वर्ण अब लिखा नहीं जाता है। जैसे लास्ट वर्णों को तो बिंदी लगाकर अनुस्वार के रूप में प्रयोग हो जाता है, बाकी जो वर्ण बचते हैं हलंत लगाकर हम उन्हें लिख लेते हैं। जैसे कुत्ता लिखना है, पत्ता लिखना है, या इस तरह के जितने भी रक्षा लिखना है, कोई भी शब्द जैसे जहाँ आधा वर्णों का प्रयोग होता है तो व्यंजन के नीचे हलंत लग जाता है तो उसको आधा मान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त एक और आपका व्यंजन का स्वरूप आता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन संयुक्त व्यंजन के रूप होता है, लेकिन इसमें दोनों व्यंजन जो होते हैं, आधा और पूरा दोनों व्यंजन एक ही व्यंजन होता है। जैसे पत्ता तो दो त का प्रयोग है यहाँ, या गुस्सा यहाँ दो स का प्रयोग है। पप्पू, चप्पू, अम्मा, ये सब जो होता है, पक्का, कच्चा, ये सब जब आप लिखते हैं तो द्वित्व व्यंजन का प्रयोग यहाँ करते हैं। और इसको इस रूप में सीधे रूप से कहते हैं, एक जैसे दो व्यंजनों का जब हम प्रयोग करते हैं, या एक जैसे दो व्यंजनों का जहाँ योग होता है उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पत्ता, कच्चा, पक्का, खट्टा, गन्ना, चम्मच, कल, पल्लवी, दिल्ली, लड्डू, अम्मा, गुस्सा, चप्पू आदि। इनमें आप देखेंगे जितने भी दो वर्णों का प्रयोग हुआ सब सेम वर्ण है। जैसे कल, चम्मच यहाँ दो म है, गन्ना यहाँ दो न है, खट्टा यहाँ दो ट है, इसी को द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। अब हम देखते हैं वर्णों का उच्चारण। शब्दों को शुद्ध प्रयोग करने के लिए वर्णों का शुद्ध उच्चारण का ज्ञान होना आवश्यक होता है। वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख के तालु, मुर्दा, कंठ, दांत आदि को स्पर्श करती हुई उसी से वर्ण का उच्चारण निकलती है, इसी से वर्ण का उच्चारण स्थान निर्धारित होता है। अब हम आपको बताएंगे कि वर्ण उच्चारण कैसे होता है, कहाँ से होता है। मैंने आपको पीछे पढ़ाते समय बताया था कि अलग अलग अंगों को स्पर्श करते हुए निकलती है, उन्हीं के अनुसार पर उनका वर्ण निश्चित होता है कि ये कौन सा वर्ण है। जैसे कंठ वर्ण होते हैं, कंठ वर्ण में कौन कौन से आते हैं? अ, आ, क, ख, ग, अंग, ह। इनको आप बोलेंगे तो आपकी वायु जो है कंठ से निकलती है। तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? व्यंजन या स्वर जो भी ई, च, छ, ज, झ, इय, य, श, इनको आप जब बोलेंगे तो जीवा कहाँ स्पर्श करती है? तालु को स्पर्श करती है, तो ये तालव्य व्यंजन हो गए। अब मूर्धन्य कौन से होते हैं? मूर्धा को जब स्पर्श करती है जीवा या वायु तो उसे मूर्धन्य कहते हैं। जैसे री, ट, ठ, ड, ढ, ड़, र, स, ये मूर्धा को स्पर्श करते हुए निकलती है, तो इन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। और दंत व्यंजन कौन कौन से हैं? जब जीवा दंत को स्पर्श करती है, जैसे त, थ, द, ध, न, पूरे त वर्ग के जितने शब्द वर्ण है, और उसके अलावा ल और स, ये भी दंत माने जाते हैं। अब ओष्ठ कौन कौन से हैं? उ, प, फ, ब, भ, म। स्वर में उ और उ तथा प, फ, ब, म, ये प वर्ग का पूरा वर्ण, ये ओष्ठ होता है। कांठ तालव्य, कांठ और तालु दोनों से जिनका उच्चारण होता है वो कौन से वर्ण है? ए और ये ऐ। इसको आप नोट्स बनाते जाइएगा, नोट करते जाइएगा जितना मैं बोलती हूँ। फिर कंठ ओष्ठ, कंठ और ओठ से मिक्स होके कौन से वर्ण निकलते हैं? ओ, औ। आपको ओठ को भी आकार देना होता है, और जबकि ये इनका उच्चारण सीधे कंठ से होता है, ये कंठोष्ठ कहे जाते हैं। ओ, औ। दंतोष्ठ कौन कौन से हैं? जिनमें दंत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है, वो एक ही वर्ण होता है, व। इसमें आपको दांत का और ओष्ठ का प्रयोग होता है। इस वर्ण उच्चारण के स्थान पे इस तरह से इनका नाम निर्धारित किया गया है। और एक और चीज है अनुस्वार जो होता है। अनुस्वार अर्थात व्यंजन वर्णों के का पांचवा वर्ण जो होता है, इनका उच्चारण नासिका से होता है। अंगा, इया, अणा, ना, इन सबों के उच्चारण में, सभी वर्णों के उच्चारण में
नासिका का प्रयोग होता है। अब आपको बता दें वर्ण विच्छेद कैसे होते हैं। जैसे आपने लिखा भरत या भारत लिखा आपने, तो इसका विच्छेद कैसे करेंगे? भ प्लस आ प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस अ। इसी तरह से किसी भी वर्ण का आप विच्छेद कर सकते हैं। यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ एक्सरसाइज करवाएंगे। ओके, थैंक यू।